तो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हूँ। और आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का फिजिक्स, जो कि हमने रिसेंट में स्टार्ट किया था। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा कि हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे और ये ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3 है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें वो सारी चीज़ें देखेंगे जो हमारे सामने होती हैं, और वो फिज़िक्स के लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? फिज़िक्स के लैंग्वेज में। हम देखते हैं, हमें दिखाई देता है, लेकिन हमें उसका रीज़न पता नहीं होता है। आज वो रीज़न हम इसमें देखेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंजॉय करिएगा। ओके, तो हमने क्या पढ़ा है कि एक फॉर्मूला आया था GF इक्वल टू Gm1m2/r²। ये होता था यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, यही होता है। तो ये क्या होता था? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दोस्तों, बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहली चीज़, अगर इसका एप्लीकेशन देख ले, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी दो ऑब्जेक्ट अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है, अर्थ पे है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून जो है, चाहे कोई और सैटेलाइट जो है हमारे अर्थ का रिवॉल्यूशन कर रहा है, अर्थ सन का रिवॉल्यूशन कर रहा है, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल। किसी चीज़ को हम गिराते हैं तो वो नीचे चला जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एप्लीकेशन है। अब हमें ये पढ़ना है कि ये जो देखिए, ये मास दिख रहा है m1 और m2, ये मास है, बॉडी का क्या है? मास है। अब हम बोले कि हमारे पास लाइट बॉडी हो, लाइट बॉडी एंड हेवी बॉडी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लेक्चर है ये, क्योंकि हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो सारी चीज़ें जो हमारे सामने होती हैं लेकिन हमें उसका रीज़न पता नहीं होता है, तो हम अब उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में, ड्यू टू द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन वी विल एक्सप्लेन इट कि ये ऐसा क्यों होता है। हमारे पास लाइट बॉडी होगी, हैवी बॉडी होगी, तो हमें क्या करना है कि पहले लाइट बॉडी लेते हैं। अगर हम लाइट बॉडी लेने की बात करें तो हम बोल दें कि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg, इसके लिए बात करें, ठीक है। m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg मीन्स दैट कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है। दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास 1 kg है, 1 kg एंड 1 kg, और वो दोनों 1 मीटर अपार्ट हैं, वो दोनों 1 मीटर अपार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा, हमें G की वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट की बात आएगी तो यूनिट के लिए क्या करेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर। तो जब हमारे पास दो लाइट बॉडी आएगी, मैं बोलूं कि एक कैप ये ले लूं और एक इसका कैप ले लेता हूं, इस मार्कर का। मान लो इसका वेट बहुत कम है, उससे भी कम आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने ये एक लाइट बॉडी ले ली, एक ये लाइट बॉडी ले ली, ठीक। और ये दोनों 1 मीटर दूर हैं आपस में। दिख रहा है कि 1 kg की बॉडी है, 1 kg की बॉडी है, और वो 1 मीटर दूर हैं आपस में, ठीक है। तो अब इनके बीच अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, लाइट बॉडी के बीच हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों? तो देखो, हमें G की वैल्यू पता है, हम फॉर्मूला पुट करेंगे। Fg इक्वल टू, फर्स्ट केस है जब हम लाइट बॉडी लेके चल रहे हैं, लाइट बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, Fg इक्वल टू G m1 m2 होता है ये। अब मैं सीधे वैल्यू पुट कर देता हूँ, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पर केजी स्क्वायर इंटू रेडियस कितना है? 1, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर इंटू, अब हमारा क्या बचेगा दोस्तों? प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2 यानी कि 1 kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये kg स्क्वायर कट गया, मीटर स्क्वायर कट गया, यानी कि हमारा जो फोर्स आया एफ ग्रेविटेशनल, वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन के बराबर आया।
जब हमने 1 kg की दो बॉडी ली और उन दोनों बॉडी को 1 मीटर दूर रखा तो हमें इतना फोर्स मिला। आपने ये कहीं पढ़ा है? थोड़ा याद करो। और ये किसके बराबर है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर है। हमने क्या पढ़ा था कि दो बॉडी लेंगे 1 kg की, दोनों के बीच 1 मीटर डिस्टेंस, और वहाँ पे जो फोर्स बनेगा, वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा, हम उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। एक्चुअली में ये किसके बराबर है? जी के बराबर है कि नहीं? एफ जी इक्वल टू जी। और जी क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ से, कि अगर हम दो लाइट बॉडी ले रहे हैं, समझने के लिए हमने 1 kg की बॉडी ले ली, अगर सीधे सीधे यहाँ से लाना होता तो हम कहते कि अगर हमारे पास 1 kg की बॉडी है, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1 kg इंटू 1 kg डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1, तो सारा कट जाता तो हमारा यही आता सीधे सीधे। मतलब ये कि अगर हम दो लाइट बॉडी ले रहे हैं तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स बन रहा है वो इतना कम बन रहा है, इतना कम बन रहा है कि वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, बट 1 मीटर दूर होते हुए भी इतना कम फोर्स बना कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच ही नहीं पाए। तो पहली चीज़ कि अगर आपसे बोले कि अगर दो लाइट ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं बोलूं कि हमारे सामने एक यहाँ पे ईंट रखा गया है, यहाँ पे पत्थर रखा गया है, तो ये दोनों आपस में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच क्यों नहीं रहे हैं? तो उसका रीज़न ये है दोस्तों कि उसका मास बहुत कम है, वो कम डिस्टेंस पे है, इसलिए उन फोर्स कम बन रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो नहीं कर रहा है। पहला केस, ठीक है, पहला केस आपको समझ में आ गया दोस्तों? बहुत ही देखो, लाइट बॉडी का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? यही हमें पढ़ना है और यही रीज़न भी हमें देखना है। हम जो पढ़े हैं आज वही अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं, हमें यही फॉर्मूला बस लगाना है। ओके, अब एक लाइट बॉडी लेंगे डेट इज m1 और एक हैवी बॉडी डेट इज m2, ठीक है। अब लाइट बॉडी में क्या ले लो? तो 1 kg का एक बॉडी ले लो, ओके। हैवी बॉडी में क्या ले लो? तो हैवी बॉडी में अर्थ ले लो, ये हमारा अर्थ, ओके। इसका मास हमारा 1 kg है और इसका मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, डेट इज m2 इक्वल टू दिस और m1 इक्वल टू दिस। अब मैंने बोला कि ये हमें समझना होगा, तो हम कैसे कहेंगे? तो मैंने बोला कि हमारे अर्थ सरफेस पे मैंने एक लाइट बॉडी रख दिया जिसका मास 1 kg है। कितना? 1 kg, ठीक है। और उसका मतलब अगर इसकी रेडियस की बात करें तो 1, और यहाँ सेंटर से ये हमारा जो डिस्टेंस होता है 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर, ओके। 6400 किलोमीटर हमारा जो होता है वो डिस्टेंस होता है 6400 किलोमीटर, ओके। अब इसको हमें करना है कि अब इन दोनों की वजह से फोर्स क्या होगा। देखो, F ग्रेविटेशनल इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। अब आप लोग पुट करो वैल्यू। F ग्रेविटेशनल इक्वल टू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास 1 1 kg इंटू मास 2, मास 2 की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। अब बताओ कि यहाँ पे हमें 6400 किलोमीटर दिया है, अगर हम उसको मीटर में करेंगे तो क्या होगी वैल्यू? अगर हमें उसको मीटर में करना होगा तो क्या होगा? सोचो, 6400 किलोमीटर है और इसको मीटर में करना है, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो 6400 में कितना होगा? मतलब कि 6400 इंटू 1000, तो मीटर में आ जाएगा। इसको थोड़ा कर लो, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 2 3 5 1 6, कितना आएगा? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 kg, 6 मीटर, 3 2 5 1 6, 6 मीटर, ठीक है।
अब हमने ऐसा क्यों किया, ये देखो, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि 6400 किलोमीटर, ये एक्चुअली हमारे पास ये दिया रहता है कि अर्थ का रेडियस इतना है, अर्थ का मास इतना है, तो हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन में वो मिल जाता है, हमें बस जी की वैल्यू याद रखनी है। तो अर्थ का मास जो होता है 6 × 10⁻24 kg, अर्थ का जो रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, इसको मैंने मीटर में कर दिया, तो 6400 × 1000। अब हमारा ये जो वैल्यू आया, मैंने पावर को एक साथ लिखा, यानी कि 10⁵, यानी 64 × 10⁵। अब मैंने इसको ऐसा बनाने के लिए मैंने क्या किया, 6.4 × 10⁶ कर दिया। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब आप इसमें पुट कर दो, देखो 6.4 × 10⁶ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, Gm1 m2/r², ये अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6.67 × 10⁻11 × 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 6.4 का स्क्वायर × 10⁻12। जब हम पावर ऐड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पावर ऐड हो जाते हैं, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 जा 12, टोटल पावर 12, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको काट पीट देंगे, अगर हम कुछ काटेंगे सॉल्व करना, तो हमारा 9.8 न्यूटन आएगा, 9.8 न्यूटन आंसर आएगा। क्या आएगा, 9.8 न्यूटन। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें और अगर उस पे कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा सा है, मास 1 kg का है, मास 2 kg का है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में छोटा है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है, वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है। 9.8 न्यूटन का फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स बन रहा है, जो बहुत है किसी छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है, जो बहुत है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए। यही रीज़न है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ऊपर रहता है तो वो नीचे आ जाता है ड्यू टू दिस फोर्स, यही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो हमारे पास ये केस नंबर 2 था, केस नंबर 2, कि कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट अर्थ पे क्यों नीचे आ जाती है। उसका रीज़न ये है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है वो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो खींच लेता है, ठीक है। तो सेकंड, हमें कुछ याद नहीं रखना है इसमें, हमें सारी चीज़ें दी रहेंगी कि अर्थ का रेडियस इतना होता है, अर्थ का मास इतना होता है, बस हमें जी को नहीं भूलना है, बस हमें जी की वैल्यू नहीं बोलनी है, डैट इज 6.67 × 10⁻11। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट पार्ट इसका, और यहीं से आपको सीखना है। मैं यहीं से यूँ समझ लो कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे न्यूमेरिकल ही करा रहा हूँ, बट ये कंडीशन है जो हमारे लाइफ में दिखती है कि छोटा ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों गिर जाता है। अभी हम लोग इसका रीज़न भी देखेंगे, आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा। अभी एक और है इसका, एक और है, अर्थ को रहने दो, ये सारी चीज़ें रहने दो, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, अब हम जो लेंगे केस थर्ड, और केस थर्ड में हम क्या लेंगे कि हम दोनों हेवी ऑब्जेक्ट लेंगे। केस थर्ड में दोनों हैवी ऑब्जेक्ट लेंगे, ओके। मतलब कि M1 और M2 बड़ा बड़ा लेंगे। अब हम M1 और M2 में बड़ा क्या ले सकते हैं, तो हम M1 और M2 में बड़ा ले सकते हैं। हमें पता है कि अगर हम बोले कि M1 है, इसको M1 बोलो, अब तो M1 हमारा कितना है, अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg। अगर हम M2 की बात करें तो हम मून ले लेते हैं, चंदा मामा दूर के, मून, ठीक है। तो इसका मास होता है मून, हाँ, 7.4 × 10⁻22 kg। मून का मास जो होता है 7.4 × 10⁻22 kg। और अब मून और अर्थ के बीच में, अब यहाँ पे मून है, ये हमारा मून है, ठीक है, जिसका मास M2 इक्वल टू है 7.4 × 10⁻22 kg।
अब इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होता है 3.84 इंटू 10⁵ kg, 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। क्या होता है? R = 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। इसको कर लो मीटर में, तो R = 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। क्यों? क्योंकि इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 और 3 8 हो जाएंगे, यानी कि इतना रेडियस हो जाएगा। अब हमें दोनों हैवी ऑब्जेक्ट लेने थे, जो मास इसका भी वेट ज़्यादा हो उसका भी मास ज़्यादा हो। तो मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ मून कितना हुआ? 7.4 इंटू 10⁻22 kg। जनरली बोल दो कि 7 इंटू 10⁻22 kg, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उनके बीच, अर्थ और मून के बीच जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, जो कि मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट किया। मीटर में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो फोर्स का Fg का आएगा, सारी चीज़ें क्या होती है? मीटर में होती है, रेडियस मीटर में होता है, मास kg में होता है, इसलिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग, यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इक्वल टू कितना आएगा? 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास 1 6 इंटू 10⁻24 kg वजी मत लिखो, काट दो सीधे। अब मास 2 7.4 इंटू 10⁻22 kg Gm1 M2 डिवाइडेड बाई R²। R की वैल्यू 3.84 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो F ग्रेविटेशनल इक्वल टू होगा 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4। अब पावर देखो, 24 और 12, 4 2 6, 2 2 4, 46 हुए, यानी कि इंटू 10⁻46 माइनस 11। नेट पावर कितना हुआ? 46 माइनस 11 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 84 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻16, 2 8 16। आप ये एक्सपोनेंट में पढ़ के आए होंगे कि अगर 2 का पावर 3 है, जैसे 2 का पावर अगर 3 करना होगा तो इसका 1 इंटू, तो कहेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, वही हुआ, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो करना है। अब इसको भी ऊपर भेज दो, अब इस पावर को भी ऊपर भेज दो, तो इसको भी ऊपर भेज, मतलब कि 10⁻−16, तो इसका काम यहाँ से ख़त्म। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेना। अब देखो 11 और 16 कितना हुआ? 27। 11 और 16 27 हुआ, यानी कि जो नेट पावर आएगा नेक्स्ट लाइन में अगर लिखोगे तो 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 अपान 3 इंटू 84 इंटू 3 इंटू 84 इंटू 46 में से 27 घटाओ, 46 माइनस 27, कितना बचेगा? ये 9 7 16, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 19, 10⁻19 ये आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 2 इंटू 2.01 इंटू 10 की पावर आएगा F ग्रेविटेशनल इक्वल टू 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। मतलब ये कि ये याद भी रखना चाहो तो रख सकते हो कि मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इतना होता है 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन, जो कि बहुत बड़ा है। पावर ही देख लो कि इसके मल्टीप्लाई करो, 20 लड्डू लगा दो आगे, उतना न्यूटन का फोर्स है। और ये फोर्स इतना काफ़ी है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर सके, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर सके। देखो हमने 3 केस पढ़ा अभी तक कि अगर 2 लाइट बॉडी रहेगी तो वो एट्रैक्शन क्यों नहीं शो करती है? क्यों? क्योंकि उसका जो फोर्स आता है वो बहुत कम आता है, जो कि G के बराबर आता है। सेकेंड में हमने पढ़ा कि अगर एक लाइट बॉडी है और एक अर्थ है, तो हम दूसरे लैंग्वेज में अगर सोचे तो हम कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिर जाती है। तो हमने उसको समझने के लिए एक सॉल्व किया 1 kg की बॉडी और अर्थ को लेके, तो उसका आया 9.8 न्यूटन। मतलब ये कि अर्थ जो है 9.8 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो नीचे आ जा रहा है। थर्ड वन कि हमारे पास अगर दोनों हैवी ऑब्जेक्ट हो, मास 1 भी बड़ा हो मास 2 भी बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे? तो हमने उसको भी सॉल्व किया ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो Fg की वैल्यू इतनी आई। ये आप ध्यान से सॉल्व करना, फ्रैक्शन में करके कटा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
अब इसकी वैल्यू जो है 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन, जो कि बहुत काफ़ी है सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करने के लिए। और अगर सेंट्रीपिटल आपको याद हो रहा हो तो हम बताएं Fc इक्वल टू mv²/r होता था, और ये सेंटर की तरफ लगता था। सर्कुलर मोशन में अगर कोई फोर्स सेंटर की तरफ लगता है तो हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता था। और इसी फोर्स की वजह से कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन करती है। ओके, ये सारी चीज़ें हमें अभी नहीं पढ़नी है, तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि Fg की वैल्यू इतनी है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे 3 सिचुएशन समझ में आ गए होंगे। अब सबसे अनोखा पढ़ना है, कैसे हुआ क्या हुआ। ओके, सबसे अनोखा पढ़ना है। देखो ये सारी चीज़ें आप खुद सॉल्व करना, रफ पे करना, आपको आ जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, न्यूटन सर की बात है। आपको याद होगा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ आपको याद होगा, तो वो होता था टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, यही होता था, यानी कि F1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F2, ये होता था। अब बात यहाँ पे ये आ रही है, ये क्यों आ गया? तो एक बात बताइए आप, क्या बताएं, ये जो Fg आया Gm1m2/r² आया, ठीक है, ये भी तो एक फोर्स है ना, ये भी तो एक फोर्स है कि नहीं? मान लो कोई सेकेंड वाला केस ले लो, छोटू ऑब्जेक्ट एंड अर्थ ऑब्जेक्ट। तो अगर अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, तो ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ पे फोर्स लगाएगा, F डैश। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर अर्थ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है तो ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ पे फोर्स लगा रहा होगा। इधर लगा लो, डायरेक्शन उल्टा हो गया। ओके, लगा सकता है। कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है तो ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकता है? न्यूटन का लॉ तो यही कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ तो यही कहता है। तो दोस्तों ये देखो, इसका हमारे पास आंसर ये है, हमें पता है कि F इक्वल टू कटप्पा मामा होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो हमारा आएगा F/m। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हमारा आएगा F/m। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स ही है, ठीक है। अगर हम यहाँ से अभी इक्वेट करेंगे तो एक चीज़ आएगी, हम आपको दिखाते हैं अभी। तो देखो ये क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और एक्सेलरेशन क्या होता है? मोशन का रीजन होता है, एक्सेलरेशन की वजह से ही मोशन होता है, यही तो हम कहते हैं ना। तो अब देखो, अगर इसका मास कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ, यानी कि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। इज इट क्लियर? मुझे ये पता है, मैंने बोला था कटप्पा मामा को मत भूलना, मैंने बोला था, आप सुनते नहीं हो हमारी बात को, गौर से समझो कि F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। न्यूटन ने यही दिया था, न्यूटन के सेकेंड लॉ से यही आया था। और न्यूटन का थर्ड लॉ ये कह रहा है कि अगर अर्थ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है तो ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ पे फोर्स लगा रहा होगा। मतलब ये कि अगर ऑब्जेक्ट इस नीचे आता है तो अर्थ को भी ऊपर जाना चाहिए, है कि नहीं? न्यूटन का थर्ड लॉ तो यही है। अब अगर ये मास कम हुआ, अगर ये मास कम है यानी कि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो ये हमको नीचे आते हुए दिखता है, ऑब्जेक्ट हमको नीचे आते हुए दिखता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो हमारा जो एक्सेलरेशन है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F अपॉन मास ऑफ अर्थ। और मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F अपॉन 6 × 10⁻24 kg। कितना कम आएगा? क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, तो जो एक्सेलरेशन बनेगा वो बहुत कम बनेगा, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अर्थ ऊपर नहीं जा रही है। ओके,
जिसकी वजह से हमें लगेगा कि अर्थ ऊपर नहीं जा रही है, ऑब्जेक्ट अर्थ को नहीं खींच रहा है, बस अर्थ ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। क्लियर है? क्लियर है ना? बस इसमें यही याद रखना है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है तो एक्सेलरेशन कम हुआ। दूसरी चीज़ कि अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो अगर इसका कम मास है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट नीचे आते हुए दिख रहा है लेकिन अर्थ ऊपर जाते हुए नहीं दिख रही है। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्चुअली? अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रहता है, हम लोग इसको पढ़े भी होंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो उसका फोर्स डाउनवर्ड लगता है mg। ठीक है, याद करो, आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बताए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है तो उसका फोर्स जो डाउनवर्ड होगा वो mg लगेगा। तो ये फोर्स और इस फोर्स को इक्वल करो, मतलब कि g m1 m2 अपान r स्क्वायर इक्वल टू mg। ये क्या है? F ग्रेविटेशनल इक्वल टू F इनर्शियल, इसको इनर्शियल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू mg के बराबर, क्यों? क्योंकि अगर इसका मास m है और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो वो mg के बराबर होगा। अब यहाँ से इसको m1 बोल दो तो ये कट गया, कट गया ना। और यानी कि g की वैल्यू क्या आई? g इक्वल टू जी m2 अपान r स्क्वायर। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि छोटू जी और बड़ू जी में क्या रिलेशन है, तो हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे, वो मैंने लिख दिया था तो यहाँ पे बता दिया सीधे सीधे। अभी हमारे पास आएगा, हमें बस आज का 4 केस देखना था कि अगर लाइट ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, एक लाइट एक हैवी होगा तो क्या होगा, 2 हैवी होंगे तो क्या होगा, और न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ कैसे एक्सप्लेन होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगी। अगर एक चीज़ और, आप क्लास 9th में हो और यहाँ से जो हम पढ़ाई करते हैं वो अपने लिए करते हैं, ना कि अपने पेरेंट्स के लिए। ओके, आप जो पढ़ाई आपको करना है वो अपने लिए करना है, ताकि हम 9th के बाद 10th 11th 12th करने के बाद कहीं अच्छे कॉलेज में जाएं, अच्छे कॉलेज से अच्छी जगह जाएं। तो ये सारा अब आप अपने लिए कर रहे हो, तो अपने साथ कोई बेईमानी नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेल्फिश हो जाओ बिल्कुल, अपने लिए पढ़ाई करो, जो इम्पोर्टेंट है वो करो। ओके, और ऑनेस्टली पढ़ाई करना, मेहनत करना, ऊपर वाला फल आपको ज़रूर देगा। हंसते रहिएगा, कभी किसी चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है। अगर कोई परेशानी आती है तो यू कैन शेयर विथ मी। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।